करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, जैसे हमने पिछले सप्ताह पार्ट 1 में देखा था प्राथमिक उपचार के विषय में, और डॉक्टर बॉनलता ने हमें वीडियो के माध्यम से सिखाया था किस प्रकार यदि घाव हो या फिर चोट लग जाए किस प्रकार हम प्राथमिक उपचार लेकर उसके बाद हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन हम पार्ट 2 में इस हफ्ते यह सीखेंगे कि किस प्रकार यदि एक व्यक्ति बेहोश है या किसी को मिर्गी का बीमारी है या किसी को सांप काट चुका है या किसी को हार्ट अटैक है तो किस प्रकार प्राथमिक उपचार देकर हम सहायता मांग सकते हैं या फिर हम डॉक्टर को बुला सकते हैं या हम हॉस्पिटल उसको लेकर जा सकते हैं। आज फिर से हमें सिखाने के लिए डॉक्टर बॉनलता है, तो आइए हम फिर से प्राथमिक उपचार पार्ट 2 सीखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ, जब एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ आपको मिले तो उसके साथ क्या करना है। एक निमोनिक आप याद कर लीजिए, डॉक्टर्स ABC, DRS ABC, डॉक्टर्स ABC। इसका मतलब है, D का मतलब है डेंजर। अगर वो घायल या बेहोश व्यक्ति किसी डेंजर के आसपास हो तो उस डेंजर वाले सिचुएशन से आप उन्हें बाहर निकालें। अगर आग के पास है तो आग से बाहर निकालें, स्मोक एरिया वाला है तो उस स्मोकी एरिया से बाहर निकालें, खुली हवाओं में ले आए। अगर पानी में डूबने का आपने कहीं देखा है तो उस डेंजर वाले सिचुएशन से आप उन्हें बाहर निकालें। दूसरा है R का मतलब है रेस्पॉन्स। आपका ये जो घायल व्यक्ति आपके सामने जो है, बेहोश व्यक्ति जो आपके सामने है, वो रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। अभी हो सकता है आप उन्हें जानते भी ना हो, तो उन्हें रेस्पॉन्स करने के लिए बस आप उन्हें आवाज़ दें। 2 बार ऐसे थपता है, आवाज़ आ रही है कि नहीं, आप उन्हें ज़ोर से बुलाएं। सुना आपने? सुन रहे हो? दोनों कानों के पास सुन रहे हो? दोनों कान के पास इसलिए कहने के लिए बोल रही हूँ कि कभी कभी कोई ऐसा बेहोश व्यक्ति जो एक कान से ना सुनता हो तो दूसरे कान से सुने, तो ये रेस्पॉन्स आपने रिकॉर्ड किया। उसके बावजूद अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आए तो उसके बाद आपको स्टेप लेना है S का मतलब है शाउट करिए, आप ज़ोर से चिल्लाइए, हेल्प, कोई है। तो तब तक आप ये प्रक्रिया जब तक कर रहे हैं, ये उनमें से एक ये भी आप करिए, हेल्प के लिए आवाज़ दें। उसके बाद है एयरवे का मतलब सांस के जो नली है वो क्लियर है कि नहीं, उसे आप कैसे देखेंगे। आपने एक हाथ से, अपने बाएं हाथ से हेड को टिल्ट किया और अपने ये 2 उंगली से चिन ऊपर और मुंह खोला, बेहोश व्यक्ति का मुंह खोला। इससे क्या होता है, जो सांस की नली है, एयरवे है, वो स्ट्रेट हो जाती है। तो अगर जीभ किसी वजह से पीछे गिर, बेहोश व्यक्ति की जीभ सांस की नली में अटक जाती है, गिर जाती है, तो इस पोजीशन में जीभ अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगी। और अगर आपको कुछ दिखता है मुंह के अंदर, कोई फॉरेन बॉडी, तो उसे आप निकालने की कोशिश करिए। मीनवाइल आप उसके बाद ब्रीदिंग, है ना, B से जो मैंने बोला था, ब्रीदिंग को देखें आप। ब्रीदिंग देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप आपका कान उसके नाक के पास जाइए और सांस आ रही है कि नहीं उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करें। और मीनवाइल आप उसके छाती पर देखिए कि छाती ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं। ये पूरी प्रक्रिया आपको 10 सेकंड के अंदर ही देखना है। 10 सेकंड क्यों? अगर आप 10 सेकंड से कम देखते हैं तो आपका जजमेंट गलत भी हो सकता है आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो कि वो वाकई में सांस ले रहा है या नहीं। और अगर 10 सेकंड से ज़्यादा आपने समय ले लिया है तो आप समय नष्ट कर रहे हैं अगर वो सांस नहीं ले रहा है। उसके बाद देखना है आपको C, सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह। आपके शरीर में, बेहोश व्यक्ति के शरीर में रक्त प्रवाह कर रही है कि नहीं, वो आपको जांचना है। उसे आप कैसे जांचिए, अपने ये 2 उंगलियों से जबड़े के नीचे, गर्दन के बीच के जो ये जगह है, यहाँ से हमारे कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड वेसल जाती है, वो ऊपर नीचे हो रही कि नहीं। आपको सबको मालूम ही है नब्स क्या होता है। तो ये आपने गर्दन के नीचे अपने 2 उंगली देखा और फिर आपने महसूस किया कि रक्त प्रवाह हो रहा है कि नहीं, इसमें पल्स आ रही है कि नहीं।
और रक्त प्रवाह बहुत ज़रूरी है, आपको मालूम है ये हार्ट से पंप करती है ब्लड और पूरे शरीर में ब्लड जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं गया तो हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को डैमेज हो सकता है और उससे बहुत जल्दी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब हमें बहुत जल्दी जल्दी जज करना है। ये सारे प्रक्रिया मैंने आपको बोले 10 सेकंड में सारे प्रक्रिया को अपनाना है। मान लीजिए वो बेहोश व्यक्ति का हार्ट बीट सही चल रही है और सांस भी सही चल रही है ना, तो आपको उसे एक रिकवरी पोजीशन में लाना है। तो रिकवरी पोजीशन क्या है? वो है आप जैसे घायल व्यक्ति है उसे आपने स्थिर कर लिया है ना, फिर उसको आपने हाथ को, ये हाथ ऐसे सीधा किया, दूसरे हाथ को आपने यूँ लाके ये इसके गाल के तरफ रखा, सपोर्ट दिया, ये वाला पैर को आपने मोड़ा और फिर आपने इकट्ठे यूँ किया। ये है रिकवरी पोजीशन और आपने हेल्प के लिए बुलाया, करना कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका एक बेहोश व्यक्ति जिसकी सांस चल रही है और जिसकी धड़कन भी चल रही है। BLS का अहम हिस्सा है CPR। CPR का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये कब हम देते हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दूँ आपको। अभी तक तो मैंने आपको बताया था जो आपने DRS ABC से क्या आप जाने कि बेहोश व्यक्ति का हृदय गति चल रही है कि नहीं, सांस चल रही है कि नहीं, और अगर ये सब चल रही है, उसका एयरवे क्लियर है, तो आपने उसे रिकवरी पोजीशन में किया। और फिर दूसरा स्थिति है जब उसकी सांस नहीं चल रही है, उसके सर्कुलेशन बिल्कुल बंद है, इसका मतलब हार्ट स्टॉप हो गया है, तो आपको उधर देना है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। रिससिटेशन का मतलब है पुनर्स्थापित करना। कार्डियो मतलब हार्ट बीट को वापस, हार्ट को वापस शुरू करना, और पल्मोनरी मतलब लंग्स का एक्शन। जो लंग्स का एक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो प्रक्रिया, उसको वापस स्थापित करना, इसको बोलते हैं CPR। अब जैसे ये वॉलंटियर है हमारे सामने गिडियन, इनकी सांस नहीं चल रही है और धड़कन भी नहीं चल रही है, हार्ट भी नहीं चल रही है, तो तब आप उसके, वो सीधा लेटा हुआ है, आप उसके बिल्कुल आपका शरीर उसके ऊपर तक आ गई है, फिर आप अपना ये राइट हैंड का ये जो पाम है, हील है ना, सबसे इसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ये आप इसके छाती के बीचों बीच रखें। वो पोजीशन आप कैसे आइडेंटिफाई करें? जो निपल लाइन होता है और ये जो बीच की हड्डी होती है, इसके बीचों बीच उसी लेवल पे हार्ट होता है, इस बोन के पीछे हार्ट होता है। तो हमें हार्ट को स्टार्ट करने के लिए उसको वापस दबाना है। तो हमने ये पाम से इसे दबाया और हथेली पूरे उसमें नहीं रखना है, नहीं तो हमारा प्रेशर वापस वेस्ट चला जाएगा। दूसरे हाथ से हमें ये लॉक करना है और यूँ हमें इसके शरीर के ऊपर आना है और दबाव हमारे कंधों से आना चाहिए। ये एल्बो बिल्कुल सीधी रहे, मुड़े ना, और दबाव सीधे हमारे कंधों से आए। हम शरीर से पूरे दबाएं और 30 बार हमें दबाना है, मतलब 1 मिनट में 100 बार हमें दबाना है। हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हम 30 बार कैसे दबाएं, और दबाव ऐसे पड़े कि चेस्ट वॉल जो है, जो छाती है, 2 इंच नीचे चला जाए। यूँ दबाना है, जल्दी 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 दबाना है और पूरे ताकत से दबाना है ताकि वो 2 इंच नीचे जाए। 30 बार दबाया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 30 बार दबाए। उसके बाद 2 इफेक्टिव ब्रेथ, आपने ज़ोर से सांस ले लिया, हेड टिल्ट, चिन अप, मुंह खोला, नाक ये दोनों बंद किया और फिर अपने मुंह से ऐसे गहरी एक सांस लिया और उसके मुंह में पूरा ये लॉक हो जाना चाहिए। एक ब्रेथ दे, अंदर करे, फिर उसके बाद फिर आप गहरी सांस लेके आप फिर से उसके मुंह में
सांस भर दे ताकि ऑक्सीजन अंदर चला जाए, आपके सांस से जो ऑक्सीजन जा रही है वो उसके शरीर में जाए, उसके लंग्स में सीधा जाए। ये ज़रूरी है कि हेड टिल्ट रखे, चिन अप रखे और ये दोनों नाक बंद हो और आपका मुंह पूरे उसके मुंह को बंद रखना चाहिए। अब ये तो कोरोना काल है, इसीलिए हम ऐसे नहीं कर सकते, और किसी ऐसे भी अवस्था हो जिसमें चोट लगी हो, मुंह में खून जमा हो या कुछ फॉरेन बॉडी हो, आप ये सब नहीं कर सकते, तो आपको ये सांस की तरफ नहीं जाना है। आप सीधा हृदय गति को स्थापित करने के लिए जो मैंने आपको बोला था चेस्ट कंप्रेशन, वो जारी रखना है। एवरी 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 इफ़ेक्टिव ब्रेथ जाना चाहिए। मीनवाइल आपके आस पड़ोस को शाउट भी करें कि जल्दी से बुलाओ, किसी एम्बुलेंस बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ। जो अगर आपके पास कोई बाई चांस भीड़ आ गए, वो कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो बस देख रहे हैं, तो उनमें से किसी की आंख में देख के बोलो, क्योंकि आप ऐसे किसी को बुलाओ तो सब सोचेंगे इसको बुलाएं, किसको बुलाएं, ये बुलाएगा, वो बुलाएगा। तो किसी पर्टिकुलर बंदे को सीधा आंख पे देख के बोले डॉक्टर को बुलाओ, और फिर आप ये चेस्ट कंप्रेशन देते रहेंगे 30 टाइम्स और 2 इफ़ेक्टिव ब्रेथ। अब ये बात है कि आप ये कब तक करेंगे? जब तक आप थकते नहीं, या अगर आप थक गए तो आप हट जाएं और फिर कोई और अगर आता है, वॉलंटियर करता है, उन्हें करने दे, या जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है या आपको कोई हेल्प नहीं आती है। और हाँ, अगर उसके सांस चलने लग गई है या उसके हृदय गति फिर से वापस स्थापित हो गई, तो आपको इसे रोक देना है। और आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी सांस चल रही है या उसके होश आ रही है? तो आप देखेंगे कि उसकी उंगलियां थोड़ी सी हिल रही है ना, वो आपको पता चलेगा। या उसके आंखें फड़फड़ाने लगेंगे, अंदर बंद आंखों में ही फड़फड़ाने लगेंगे, या वो खुद ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आ करके कोई आवाज़ करेगा, तो आपको वहाँ से हट जाना है। तो आप समझ गए क्या करना है CPR में। 30 चेस्ट कंप्रेशन, है ना, ताकत पूरे आपके शोल्डर से आना चाहिए, और आप 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन देंगे। हेड टिल्ट, चिन अप, मुंह खुला होना चाहिए, नाक बंद, और आप मुंह से 2 इफ़ेक्टिव ब्रेथ देंगे। अगर आप ब्रेथ नहीं दे पा रहे हैं, और अगर कोई कपड़ा हो, रुमाल हो, रुमाल से आप ढक दें उसका मुंह, और आप वो ब्रेथ आप दे सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये चेस्ट कंप्रेशन देते रहना है। और टाइम है कि 1 मिनट में 100 कंप्रेशन ज़रूर पाएँ, ज़रूर दें। वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, 2 इंच नीचे चला जाना चाहिए, और चेस्ट को रिकॉइल होने का भी टाइम थोड़ा सा देना चाहिए। और ये भी बात ध्यान रखिए, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा बच्चा है या कोई बहुत बुज़ुर्ग हो, उनकी हड्डी भी टूट जा सकती है, और उसके वजह से आप परेशान ना हो। हड्डी टूटेगी तो वो बाद में जुड़ भी सकती है, पर अगर आपने यही नहीं किया तो वो हड्डी जुड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगी। तो ये है आपका CPR का तरीका। अभी तक मैंने आपको BLS और CPR किसी एडल्ट में कैसे देने हैं उसका प्रक्रिया मैंने आपको बताया, पर बेहोश तो कोई भी हो सकता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़ों तक। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर छोटा बच्चा हो, अगर वो 1 साल से ऊपर 5 साल तक का हो, तो उसे कैसे देना है। वो प्रक्रिया सेम रहेगी जैसे एडल्ट को देते हैं, बस उसमें आपको एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है, दोनों हाथ नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, उसके तो हड्डी टूट जाएगी। बस ये वाला हिस्से को आपको इस्तेमाल करना है और उसी से ही प्रेशर देना है, सेम उसी जगह पे, चेस्ट पे, सेंटर पे, निप्पल लाइन के बीचों बीच लेवल पे जो होगी, उसी सेंटर पे, क्योंकि वो हार्ट होता है, वहाँ पे आपको कंप्रेशन देना है। वैसे ठीक जैसे 30 कंप्रेशन विथ 2 इफ़ेक्टिव ब्रेथ। और ब्रेथ के बारे में मैं बताती हूँ। आजकल जैसे कि ये कोविड का टाइम है, तो ज़रूरी नहीं कि हम वो ब्रेथ दें। हमारा उद्देश्य अगर हार्ट को
हार्ट को वापस चलाने का प्रक्रिया उसमें हम स्थापित कर देते हैं, वही काफ़ी है। अच्छा, अगर बच्चा छोटा हो, 1 साल से छोटा हो, तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को आप अपने गोदी में ले, बेहोश बच्चा है वो, उसके गर्दन और सिर को स्थिर करें, स्टेबल करें, और फिर आप अपने ये 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें, उसे आप अपने गोदी में रखें स्थिर करके। फिर ये सेम उसी जगह पे कंप्रेशन देना है, 30 कंप्रेशन। इसी तरह पूरे ताकत से आप दीजिए, ठीक है? ताकत पूरा लगाना है, तभी वो इफ़ेक्टिव होगा। और अगर ऐसा करने में दिक्कत आए या इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है, तो बच्चे को पेट के बल अपने गोदी पे लेटाएं, उसके सर और गर्दन स्टेबल हो। देखें कि आपके हाथ से या किसी चीज़ से एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और फिर ये जो कंधे की हड्डी होते हैं, स्कैपुलर बोन, उसके बीचों बीच ज़ोर से मारे, ज़ोर लगा के। ऐसे आप 15 बार करें, और तब तक करें जब तक आपका कोई हेल्प ना आ जाए या सांस और हार्ट बीट वापस पुनर्स्थापित ना हो जाए। ये तो हुआ बच्चों पे करने जाने वाला CPR का प्रक्रिया। मैं आपको मिर्गी के टाइम में भी क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। मिर्गी आपको मालूम है क्या? एपिलेप्सी या फिट्स पड़ना। फिट्स पड़ने पर भी वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और फिट्स कैसे पड़ते हैं पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। उसमें शरीर में ज़ोर से झटका लगता है, पूरे शरीर कांपने लगता है, आइज़ रोल हो जाती है ऊपर की तरफ, कई बार मुंह से झाग भी निकलता है, या कोई भी अंग बहुत ज़ोर से झटका देते हैं और पूरे शरीर को भी झटका देते हैं। उस वक्त आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि वो जो भी व्यक्ति है उसे स्टेबल करें, स्थिर करें, डेंजर से हटा के रखें, और उसे बिल्कुल वो जो भी उसके कपड़े अगर टाइट है तो उसे ढीला करें। एयरवे को आप ठीक करने के आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि झटके आ रहे होते हैं। मुंह में हाथ मत डालिए, आपके उंगली कट सकती है उसके दांत से। और अगर बाई चांस उसके जीभ कट रही है, उस अवस्था में आप उसके अंदर कोई पेंसिल या इस तरह की कोई चीज़ मत डालिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, अगर आपके पास हैंकी है उसे रोल करके अगर कर सकते हैं तो वो हैंकी 2 दांत के जबड़ों के बीच में रख सकते हैं। कोशिश करें कि कुछ ना करें, थोड़ी देर बाद वो झटके खुद ब खुद बंद भी हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो शांत हो जाए उसे रिकवरी पोजीशन पे रख दीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये वो मिर्गी के दौरान देने जाने वाले फर्स्ट एड की प्रक्रिया। और ये बात भी हम आपको बताएं कि ये जो कई लोग कहते हैं कि जूता सूंघा दो, पानी पिला दो, पानी डाल दो, ये सब कुछ भी ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और आपने ये प्रक्रिया करने के बाद या उसी दौरान हेल्प के लिए बुलाएं। हम आपको ये भी बता दें, हेल्पलाइन नंबर हम सबको आजकल मालूम है, सबके हाथ में मोबाइल होता है, तो इमरजेंसी का नंबर है 112। याद रखें बच्चों, 112 पे डायल करें। और अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल को बुलाना है, इमरजेंसी का नंबर है 108। पुलिस को बुलाना है वो मालूम है, फायर को बुलाना है वो भी आपको शायद मालूम है, 102, और पुलिस का 100। हेल्पलाइन नंबर फॉर इमरजेंसी इज़ 112। मैं आपको एक बहुत जो कॉमन सिचुएशन से हम लोग आए दिन गुज़रते हैं, उसमें क्या फ़र्स्ट एड देनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं। सबसे कॉमन है तेज़ बुखार। हम सबको कभी ना कभी तेज़ बुखार ज़रूर आया है और उसकी कई वजह है, वजह की तरफ मैं नहीं जाती हूँ, पर अगर बुखार तेज़ आए हो तो आप क्या करें। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब बुखार आती है तो हमें बहुत ठंड लगती है तो हम कंबल ओढ़ देते हैं, पंखा बंद कर देते हैं और हम अपने आप को और गर्म करने के लिए कुछ भी रजाई भी ओढ़ लेते हैं। पर ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें बुखार आ रही है इसका मतलब हमारा शरीर का तापमान
बढ़ गया है और अगर हम उस पर भी कंबल ओढ़ लें, पंखा बंद कर दें, तो हमारा शरीर का तापमान और बढ़ जाएगा और ये हमारे दिमाग पे असर कर सकती है। तो ऐसे मौके पर हम ये करें कि अपना जो गर्म कपड़ा है उसे थोड़ा कम कर दें, पंखे में हम लोग शिफ्ट हो जाए और शरीर को ठंडा करें, चाहे उसे पट्टी लगाना हो या कई बार बर्फ़ की सिकाई भी करनी पड़ती है। ऐसा भी सिचुएशन है, बुखार, तेज़ बुखार, जैसे हीट स्ट्रोक। गर्मियों में हमने अक्सर देखा है हमें हीट स्ट्रोक हो जाता है। क्या होता है हीट स्ट्रोक में? हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ हो जाता है, 104 के ऊपर हो जाते हैं। कई बार हम लोग इतना तेज़ बुखार होता है कि बड़बड़ाने लगते हैं या बेहोशी आ जाते हैं, पूरे शरीर लाल हो जाता है ना। और बेहोशी के बारे में मैंने बताया। तो ऐसे मौके पे हम लोग उस व्यक्ति को जो बहुत तेज़ बुखार में है, उस व्यक्ति पे हम पानी ही डाल देते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। और मीनवाइल अगर हमें मालूम हो बुखार की मेडिसिन अगर आपने पहले खाया हो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास तो जाना ही है। बुखार का वजह हमें बहुत ज़रूरी है उसके जांच करना। और इन सब बात में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो हम फर्स्ट एड देने जाते हैं, उसे भी पूरी तरह से सुरक्षित रखना है। तो हम वो सुरक्षित अपने आप को कैसे रखें, किन किन चीज़ों से सुरक्षित रखें? मान लीजिए अगर वो डेंजर हो, उस डेंजर जोन से हम उस व्यक्ति को, जो घायल या बीमार व्यक्ति को हटाते हैं, हम अपने आप को भी हटाते हैं। और संक्रमण से, इन्फेक्शन से हमें बचना है। उस व्यक्ति को भी हम इन्फेक्शन अपने आप से ना दें और उससे भी हम कोई संक्रमण ना लें। तो उसके लिए हम ग्लव्स, अगर ग्लव्स है तो पहने, और अगर हम ग्लव्स नहीं पहन रहे तो हम उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति को हैंडल करने के बाद हम सीधा जाके हाथ धोएं और मास्क ज़रूर पहने। ये हमने रिकॉर्डिंग करी थी इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना, पर अगर आप शुरू से लेके आखिर तक जो भी प्रक्रिया फर्स्ट एड के दौरान कर रहे हैं, मास्क पहने तो आप अपने आपको सुरक्षित रख सकते हैं संक्रमण से। और अभी तो कोविड का दिन है तो यहाँ पे मास्क बहुत ज़रूरी है और हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको खासकर बताना चाहती हूँ। मैं आशा करता हूं कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा जो प्राथमिक उपचार के विषय में था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने जीवन में, और जिनको सहायता की आवश्यकता है, आप उनकी मदद करेंगे। और आपने जब प्राथमिक उपचार के विषय में सीखा है तो जो आप प्राथमिक उपचार को अपने जीवन में और लोगों के जीवन में अप्लाई करें और जो डॉक्टर को और हॉस्पिटल जाना ना भूलें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये समय असाइनमेंट का है। अगर आपके पास कोई ऐसे डिब्बे है या प्लास्टिक का हो या गत्ता का हो, आप ऐसे एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के अपने साथ एक फ़ोटो खींच के हमारे करुणा केंद्र टीचर को भेज दें और बाद में उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें आप जैसे डॉक्टर ने बताए जो जो चीज़ हमको रखना चाहिए घर की, जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।